अपना टॉपिक चल रहा था ऋग्वेद काल की राजनीतिक व्यवस्था। पिछले उसमें हमने ऋग्वेद काल की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया। ऋग्वेद काल की राजनीतिक व्यवस्था। अब हम उत्तर वैदिक काल, कौन सी उत्तर वैदिक काल, इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने ऋग्वेद काल की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया था और अब हम उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक स्थिति, उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक दशा का महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है क्योंकि छोटे छोटे जन मिलकर जनपद में परिवर्तित हो गए। क्योंकि छोटे छोटे जो जन थे, छोटे छोटे जो जन थे वो जनपद में परिवर्तित हो गए और इसी समय राष्ट्र शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ। इसी समय राष्ट्र शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ, पहली बार प्रयोग हुआ। इसी समय राष्ट्र शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ। जैसे कि पुरु और भरत मिलता था, जैसे कि पुरु और भरत मिलकर एक राज्य बना था कुरु। कौन सा बना था? कुरु। इसी प्रकार तुर्वस और किवी मिलकर तुर्वस और क्रेवी मिलकर पंचाल या पांचाल बना। इसी प्रकार इससे क्या राजा के अधिकारों में वृद्धि होने लगी। उस समय सभा समिति का नियंत्रण थोड़ा कम हो गया था, संस्थान महत्वहीन हो गई। राजा की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। किसमें मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में। अधिकार में वृद्धि के परिणाम से अलग अलग दिशाओं में राजाओं के नाम अलग अलग होने लगे। जैसे अलग अलग जो दिशा थी, उत्तर में जैसे कि अपन विराट उत्तर में कहते हैं, दक्षिण के अंतर्गत भोज कहते हैं, इधर सम्राट कहते हैं और पश्चिम की तरफ स्वराट कहते हैं और मध्य में राजा के नाम से जाना जाता है। ये सब एक राज, ये सब एक राज विजेता थे। राजा की स्थिति उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्ति अत्यधिक विस्तार हुआ। अपने साम्राज्य सीमा विस्तार करने के उपलक्ष्य में राजा अश्वेक, राजस्वेक आदि यज्ञ करने लगे। राजाओं में चक्रवर्ती, सार्वभौम आदि उपाधि धारण करने लगे। जैसे चक्रवर्ती, व सार्वभौम जैसी उपाधियां धारण करने लगे। सामान्यतः राजा का पद वंशानुगत होता था। सामान्यतः राजा का पद वंशानुगत होता था। सामान्यतः राजा का पद वंशानुगत होता था। उत्तराधिकार में ज्येष्ठ पुत्र को प्राथमिकता के आधार पर शासन का अधिकार प्रदान किया जाता था। उसे यह शपथ लेनी पड़ती थी कि वे प्रजा, पुरोहित
तथा ब्राह्मणों के साथ धोखा नहीं करेगा। यानी कि प्रजा, पुरोहित और ब्राह्मण के साथ धोखा नहीं करेगा। उसे राजा को ये शपथ लेनी पड़ती थी। यानी कि जो राजा होता था वो सब शक्ति धारण करके शासन करने वाला होता था। यानी कि मनुस्मृति में कहा है कि राजा बच्चे ही क्यों न हो, राजा बच्चे ही क्यों न हो, क्योंकि उसका आदर करना चाहिए, क्योंकि वह शासन करने वाला देवता होता है। राजा की उत्पत्ति के सिद्धांत सर्वप्रथम इतने ब्राह्मण में मिलता है। उसके अधिकारों के परिणाम स्वरूप अलग अलग दिशाओं में राजाओं के नाम अलग अलग होने लगे। मध्य देश में यह राजा, पूर्व में सम्राट, पश्चिम में स्वराट, उत्तर में विराट और दक्षिण में भोज कहा जाने लगा। चारों दिशाओं में विजित करने वाला देवता उसे एक राष्ट्र की उपाधि धारण करने वाले, एक राष्ट्र में चारों दिशाओं पर विजय प्राप्त कर लेता था, वो एक राष्ट्र की उपाधि धारण करते थे। अब ऐतरेय ब्राह्मण कई प्रकार के राज्यों का उल्लेख मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में कई प्रकार के राज्यों का भी उल्लेख मिलता है। भोज्य, इस राज्य के शासक को राजा कहा जाता है। इस राज्य के शासक को, इस राज्य के शासक को राजा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राजा कहा जाता था। इसके बाद में यहाँ महाराज्य, महाराज्य, यहाँ के शासक को सम्राट कहा जाता था। यहाँ के शासक को सम्राट कहा जाता था। और वे राज्य, वे राज्य जहां कोई राजा न हो, अर्थात गणराज्य, जहां कोई राज्य न हो वह गणराज्य कहा जाता है। गणराज्य कहा जाता है। यानी कि हमें उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत इस प्रकार का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में एक राजा को परिचित का उल्लेख है जो मृत्यु का देवता था। अथर्ववेद में एक राजा परिचित का उल्लेख है। एक राजा परिचित, एक राजा परिचित का उल्लेख है जो मृत्युलोक का देवता था, जो मृत्युलोक का देवता था। यानी कि अथर्ववेद में एक राजा परीक्षित का उल्लेख मिलता है जो मृत्युलोक का देवता था। उपनिषदों में कई राजाओं का नाम मिलता है। उपनिषदों में भी कई राजाओं का नाम मिलता है। कई को अश्वपति, काशी के अजातशत्रु, विदेह के जनक, कुरु के उद्दालक, अरुणी तथा पंचाल के प्रवीण गवाली आदि है। इसमें केके जनपद के राजा अश्वपति दार्शनिक था। इसमें केके जनपद का राजा अश्वपति दार्शनिक था। कुरु जनपद का राजा की राजधानी आसिदत, उद्दालक अरुणी और उसके पुत्र श्वेतकेतु के बीच ब्राह्मण एवं आत्मा के अभियंता के विषय में विख्यात संवाद छंदोग्योपनिषद में मिलता है। वृहदारण्यक से पता चलता है कि ऋषि श्वेतकेतु के पिता उद्दालक अरुणी और पंचम ज्ञान प्राप्त करने के लिए पंचाल नरेश प्रवीण जवैली के पास गए, शिक्षा प्राप्त की।
शतपथ भ्रमण से पता चलता है कि राजा जनक ने एक दार्शनिक गोष्ठी में ब्राह्मणों को पराजित किया और उसके बदले में ब्राह्मणों ने राजन्य बंधु की उपाधि प्रदान की। ब्रह्म ज्ञान के कारण उन्हें ब्राह्मण भी कहा गया। इसी प्रकार चंद्रगुप्त में उल्लेखित है कि महर्षि बालाकी ग्राम में ने काशी नरेश अजातशत्रु से शिक्षा प्राप्त की थी। अब बात होती है राजा के राज्याभिषेक। राजा के राज्याभिषेक राज्याभिषेक राजा दूसरा राज्याभिषेक। राजा का राज्याभिषेक राजसूय यज्ञ द्वारा संपन्न किया जाता है। राजसूय यज्ञ के द्वारा संपन्न किया जाता है। राजा का राज्याभिषेक राजसूय यज्ञ के द्वारा संपन्न किया जाता था। राजसूय यज्ञ का विस्तृत वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। राजसूय यज्ञ का विस्तृत वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। राजसूय यज्ञ के समय राजा रत्नों के आहुति प्रदान करता था और उनके प्रति सम्मान प्रकट करता था तथा समर्थन की आशा करता था। राजसूय यज्ञ में 17 प्रकार के जलों से राजा का राज्याभिषेक किया जाता है। राजसूय यज्ञ में 17 प्रकार के जल के द्वारा राज्याभिषेक किया जाता था। इसके बाद में आते हैं अन्य कर्मचारी। रत्निन क्या था? रत्निन ये राजा के उच्च पदाधिकारी थे जो कुलीन वर्ग से संबंधित थे। इनके उच्च अधिकारी थे। कौन से थे? उच्च अधिकारी जो कुलीन वर्ग से संबंधित थे। छोटी जातियों को लेने पर ऊंची जातियों से संबंधित होते थे। कुलीन वर्ग से संबंधित थे। इन्हें रत्निन भी कहा जाता था क्योंकि इनके कान में रत्न धारण करते थे। शतपथ ब्राह्मण में सर्वाधिक 12 रत्नों को उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्निन का उल्लेख मिलता है। इन शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्निन का उल्लेख मिलता है। अब वो कौन कौन से रत्निन थे इसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। नंबर 1 सेनानी। ये सबसे प्रमुख रत्न था। यह सबसे प्रमुख रत्न था। यह सबसे प्रमुख रत्न था। इसके बाद आता है पुरोहित। पुरोहित इसका स्थान दूसरा था। इसका स्थान दूसरा था। इसके बाद आता है तीसरा युवराज। राजा का पुत्र। चौथा है महिषी। महिषी का अर्थ होता है पटरानी।
पांचवा है सूत। इसका अर्थ होता है राजा का सारथी, राजा का सारथी। अगला है छठा ग्रामीण, ग्रामीणी, ग्राम का मुखिया। सातवां छत्ता, छत्ता प्रतिहारी, प्रतिहारी या द्वारपाल। प्रतिहारी या द्वारपाल। आठवां संग्रहिता, संग्रहिता कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष। इसके बाद में आती है कोषाध्यक्ष के बाद में नवाब। नवा कौन सा है? भागदूत, भागदूत एक कर एकत्रित करने वाला अधिकारी, कर एकत्रित, कर एकत्रित करने वाला अधिकारी, कर एकत्रित करने वाला अधिकारी, कर एकत्रित करने वाला अधिकारी। और 10वां है अक्षपाल, अक्षपाल यह दूध कीड़ा में राजा का मित्र, दूध कीड़ा में राजा का मित्र। 11वां है पालागल, पालागल यह विदूषक का पूर्वज, राजा का साथी और वन अधिकारी, राजा का साथी व वन अधिकारी, वन अधिकारी। विदूषक का पूर्वज, विदूषक का पूर्वज। इसके अतिरिक्त स्थपति, 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 स्थपति होता था मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। तक्षण, बढ़ाई, छतरी, उकंची, छतरी, उकंची का उल्लेख मिलता है। सूत एवं ग्रामीण को कृत राजा बनाने वाला कहा गया है। सूत एवं ग्रामीण को राजा बनाने वाला कहा गया। राजा का
विषमता विशेषता को खाने वाला पड़ गया, क्योंकि वह विष या वेश्य से कर वसूलता था। यानी राजा का नाम विषमता पड़ गया, जो राजपूत से कर वसूलता था। यानी कि ये जो 12 प्रकार के ऋग्वेद काल के अंतर्गत जो रत्न थे उनका हमें उल्लेख मिलता है। सेनानी, सबसे प्रमुख अधिकारी, पुरोहित, ऐसा दूसरा था युवराज, राजा का पुत्र, महर्षि, पटरानी, सूद, राजा का सारथी, ग्रामीण, ग्राम का मुखिया होता था, छत्ता, प्रतिहारी या द्वारपाल, संग्रहिता, कोषाध्यक्ष होता था, भागदूत, कर एकत्रित करने वाला अधिकारी, अक्षपाल, दूध कीड़ा में राजा का मित्र, पालक, राजा का साथी, वन अधिकारी, विदूषक का पूर्वज, स्थपति, ये होता था मुख्य न्यायाधीश, हस्ताक्षर, बढ़ाई, छत्री, कुकंची आदि नामों से जाना जाता है। इसके बाद में उत्तर वैदिक काल में राजयज्ञ की तरह भी अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अग्निहोत्र यज्ञ और श्रोत्रमण यज्ञ भी सम्मिलित हुई। यानी कि उत्तर वैदिक काल राजयज्ञ की तरह उत्तर वैदिक काल में राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ के अलावा अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ और श्रोत्रमणि यज्ञ, का भी प्रचलन में उल्लेख मिलता है। अश्वमेध यज्ञ यह राजा के विस्तार से संबंधित है। अश्वमेध यज्ञ राजा के विस्तार से संबंधित है। यानी कि इसमें क्या होता था, राजा अपना घोड़ा छोड़ता था और घोड़ा जिन जिन क्षेत्र से होकर गुजरता था उन क्षेत्रों में राजा का अपना अधिकार हो जाता था। यदि कोई राजा उस घोड़े को रोकता था तो उससे युद्ध किया जाता था और जिसकी विजय होती थी तो उसका अधिकार क्षेत्र माना जाता था। इस प्रकार हमें अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख। वाजपेयी यज्ञ में इस प्रकार रथ दौड़ का आयोजन किया जाता है। इस प्रकार के यज्ञ में रथ दौड़, इसका रथ दौड़ का आयोजन किया जाता था, जिसमें राजा का रथ सबसे आगे रहता था। उत्तर वैदिक काल में राजा अपनी प्रजा से कर वसूलने लगा, इसे बलि शुल्क या भाग कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में राजा कृषकों से कर वसूलने लगा, जिसे बलि, भाग और शुल्क नाम से जाना जाता है। बलि, भाग और शुल्क जो कर वसूलता था उत्तर वैदिक काल में, उसको भाग, शुल्क और बलि के नाम से। ऋग्वेद काल में बलि राजा को दिए जाने वाला स्वैच्छिक उपहार था और उत्तर वैदिक काल में कर वसूल करने वाला अधिकारी भागदूत तथा कोषाध्यक्ष संग्रहिता कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण में केवल वैश्य वर्ग ही कर देता था। इसकी मात्रा 1/6 भाग थी। वैश्य द्वारा दूसरे की बलि देने के कारण उसका नाम अनस्य बलिकृत या अनस्यात पड़ गए, फिर दूसरे के द्वारा उपभोग में आने वाला। उत्तर वैदिक काल में राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। उत्तर वैदिक काल में राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था
इस काल में ग्रंथों में ग्राम वादिनी का उल्लेख मिलता है। इसका मतलब है गांव के वाद विवाद भी गांव में हल किया जाता है। ग्राम वादिनी यानी ग्राम वादिनी का मतलब ग्राम वादिनी, जो गांव के वाद विवाद होते थे वो गांव में ही हल किए जाते थे। ग्राम स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की न्याय व्यवस्था का सुविधाजनक प्रचलन हमें उत्तर वैदिक काल में प्राप्त होता है। राजा संपूर्ण साम्राज्य की न्याय व्यवस्था का स्वामी होता था। उसके नेतृत्व में विभिन्न प्रकार के स्तरों पर न्यायाधिकारी प्रजा के विवादों को निपटाते थे। दीवानी मुकदमों का प्राय पंच निर्णय द्वारा तय किया जाता था। यानी कि उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत अब आते सभा और समिति। सभा और यानी कि हमने ऋग्वेद काल के अंतर्गत सभा और समिति का उल्लेख किया, लेकिन यहाँ सभा और समिति में जो है वो विस्तृत परिवर्तन हो गया है उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वेद काल के भांति उत्तर वैदिक काल में भी राजा का शासन कार्य में सहयोग देने के लिए सभा और समिति महत्वपूर्ण संस्थाएं विद्यमान थी, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर वैदिक काल में संभवतः इन संस्थाओं के महत्व में कमी आ गई। साम्राज्य की भौगोलिक सीमा का विस्तार हो जाने से संभवतः इन समितियों में की बैठक जल्दी जल्दी आयोजित करने में कठिनाई होती थी। इसीलिए शासन संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय राजा के सहयोग के अधिकारों तथा परामर्श से कर लेते थे। सभा और समिति अथर्ववेद में प्रजापति की दो पुत्रों के समान थी। सभा और समिति अथर्ववेद में प्रजापति की दो पुत्रों के समान थी। उत्तर वैदिक काल में राजा कोई स्थायी सेना नहीं रखता था। युद्ध के समय में कबीले के जवानों को दल भर्ती करता था और कर्मकांड अनुष्ठान के अनुसार यज्ञ में विजय पाने की कामना से राजा की एक ही थाली में अपने भाई बंधुओं के साथ खाना पड़ता था। यानी कि हमें उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत किसी प्रकार की सेना का उल्लेख नहीं मिलता है। सभा समिति प्रजापति की दो पुत्र कहा गया अथर्ववेद। तो सभा समिति का महत्व उत्तर वैदिक काल में कुछ कम हो गया था।